नमस्ते। नमस्ते। और आप सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, शुभकामनाएं। आजादी के इस खास मौके पर हम उसी चीज की बात कर रहे हैं जो इस आजादी, इस लोकतंत्र का आधार है, हमारा वोट। बिल्कुल। पर क्या हमारा वोट सच में स्वतंत्र है? क्या प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है? हाल में इस पर सवाल तो उठे हैं। हाँ, सवाल उठे हैं और काफी गंभीर सवाल उठे हैं। जैसे वोट चोरी के आरोप हैं, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं और चुनाव आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन उसकी निष्पक्षता पर भी बात हो रही है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इसका आधार होगा कुमार भारत का एक डिटेल एनालिसिस। अच्छा, कुमार भारत का विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से उठा ये मामला? शायद राहुल गांधी के उन आरोपों से जिन पर काफी बहस हुई थी, वोट चोरी वाले। हाँ, बिल्कुल, विश्लेषण में उसका जिक्र है। देखिए, उन्होंने मोटे तौर पर 5 तरह की गड़बड़ियों की बात की थी। 5 तरह की? क्या क्या? जैसे पहला कि एक ही आदमी के कई वोट हैं। वो आदित्य श्रीवास्तव वाला केस याद है, जिनका नाम 3 राज्यों में बताया गया था। हाँ, याद है। फिर फर्जी या गलत पते होना। तीसरा, एक ही पते पर मतलब एक छोटे से पते पर जरूरत से ज्यादा वोटर। जैसे वो महादेवपुरा में बताया गया कि एक कमरे में 80 वोटर। एक कमरे में 80 वोटर, ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल था। फिर बिना फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड होना और वोटरों की गलत उम्र दर्ज होना। उनका दावा था कि इन्हीं गड़बड़ियों के दम पर बीजेपी चुनाव जीती। आरोप तो काफी सीधे और गंभीर थे। तो चुनाव आयोग ने क्या कहा इस पर? कुमार भारत के विश्लेषण में आयोग के जवाब का जिक्र है। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि ये भ्रामक हैं, गलत हैं और उनसे सबूत के तौर पर शपथ पत्र मांगा, जो कि दिया नहीं गया। अच्छा। जहां तक जांच की बात है तो कुमार भारत के विश्लेषण में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जैसे इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस का हवाला है। महादेवपुरा में ये पाया गया कि हाँ, एक पते पर वोटर ज्यादा थे, पर उसकी वजह थी कि किराएदार बदलते रहे और पते अपडेट नहीं हुए। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स। हाँ, कुछ वैसा ही। और आदित्य श्रीवास्तव वाले मामले में भी उनका सिर्फ कर्नाटक वाला वोटर आईडी ही एक्टिव मिला। पुराने नाम लिस्ट से हटाने में देरी हुई थी। तो विश्लेषण का इशारा यही है कि ये किसी बड़ी साजिश से ज्यादा सिस्टम की कमियां लगती हैं। सिस्टम की कमियां? पर ये कमियां भी तो भरोसे को कम करती है ना? बिल्कुल करती हैं। और यही बात बिहार वाले मामले से भी जुड़ती है। वो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला जो विवाद था। हाँ, बताइए उसके बारे में। उसमें क्या हुआ था? देखिए, बिहार चुनावों से ठीक पहले एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से करीब 46.5 लाख नाम हटाए गए थे। 46.5 लाख? काफी बड़ा नंबर है ये तो। हाँ, काफी बड़ा। इसमें वो लोग थे जो या तो मर चुके थे या कहीं और शिफ्ट हो गए थे या फिर फर्जी वोटर थे। लेकिन विपक्ष का आरोप ये था कि इस प्रक्रिया में कई असली वोटरों के नाम भी काट दिए गए बिना कोई ठोस कारण बताए, और हटाई गई लिस्ट भी टाइम पर नहीं दी गई। विश्लेषण में कुछ और अजीब बातें भी सामने आई, जैसे जिंदा लोगों को मुर्दा बता दिया गया लिस्ट में। क्या सच में? हाँ, या फिर एक घर में 270 वोटर दिखाए गए, या पते में लिखा था हाउस नंबर 0। हाउस नंबर 0? ये क्या बात हुई? आयोग ने सफाई दी कि कई बार लोग फॉर्म अधूरा भर देते हैं तो सिस्टम अपने आप 0 डाल देता है। लेकिन सुनने में तो अजीब लगता ही है। हाँ, ये तो है। और नागरिकता वाले दस्तावेजों को लेकर भी कुछ चिंता थी शायद? जी, विश्लेषण में ये बात भी है कि आधार या वोटर कार्ड को नागरिकता का पक्का सबूत न मानने से भी चिंता बढ़ी, खासकर गरीबों के लिए, जिनके पास अक्सर बर्थ सर्टिफिकेट जैसे दूसरे कागजात नहीं होते। सही बात है। चलिए अब उस मुद्दे पे आते हैं जो हर चुनाव में गर्म रहता है, ईवीएम। क्या ये सच में हैक हो सकती हैं? इस पर तो पार्टियां भी पलटती रही हैं। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कुमार भारत का विश्लेषण भी यही कहता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी 2009 में, आडवाणी जी ने खुद ईवीएम पर शक जताया था। हाँ, मुझे याद है। और आज कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। बल्कि सच तो यह है कि वीवीपैट मशीनें आई ही सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बाद, ताकि वोटर को एक कागज की पर्ची दिखे कि वोट सही जगह गया। तो ये वीवीपैट आने के बाद भी शक क्यों? क्या आयोग ने कुछ किया नहीं इसे दूर करने के लिए? आयोग ने 2017 में एक ओपन हैकिंग चैलेंज रखा था। कहा था कि आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए। तो कोई गया? कोई पार्टी इसे साबित करने के लिए आगे नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को भरोसेमंद माना है। विश्लेषण कहता है कि अब तक सिर्फ एक बार मानवीय गलती पकड़ी गई, जब मॉक पोल का डेटा डिलीट करना भूल गए थे। और देखिए, ईवीएम इंटरनेट से तो जुड़ती नहीं है। इनकी सिक्योरिटी कई लेवल पर होती है। पार्टियों के एजेंट के सामने मॉक पोल होता है, फिर मशीनें सील होती हैं, स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं, वीवीपीएटी पर्ची भी है। लेकिन फिर भी विपक्ष 100% वीवीपीएटी गिनती की मांग क्यों कर रहा है? हाँ, वो पूरी पारदर्शिता चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर हर वोट की पर्ची निकल रही है तो सबको गिनने में क्या हर्ज है। अभी नियम सिर्फ 5% बूथों की पर्चियां गिनने का है। तो क्या ये ईवीएम पर शक असल में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक की तरफ इशारा करता है? क्योंकि आयोग पर भी तो पक्षपात के आरोप लगते ही रहते हैं। लगते रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, आरोप लगे हैं। अभी विपक्ष कहता है कि चुनाव की तारीखें तय करने में पक्षपात होता है। जैसे बंगाल में 8 फेज क्यों रखे, या हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए।
हाँ, ये सवाल उठे थे। या फिर आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में बड़े नेताओं पे सीधे कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन्हें सीधे नोटिस क्यों नहीं जाता? आयोग इसके जवाब में सुरक्षा इंतजाम, त्योहार, नियम कायदों का हवाला देता है। लेकिन कुमार भारत का विश्लेषण ये भी याद दिलाता है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी भी आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाती थी। जैसे नवीन चावला की नियुक्ति को लेकर काफी विवाद हुआ था। यानी ये एक तरह का पैटर्न है सत्ता और विपक्ष के बीच। कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन इस सबके बीच विश्लेषण ये भी हाईलाइट करता है कि आयोग ने बहुत मुश्किल हालात में भी चुनाव करवाए हैं। जैसे ताशीगंग, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है, सियाचिन में गिर के जंगलों में, शेर के इलाके में भी, इन सब चुनौतियों के बावजूद चुनाव हुए हैं और सत्ता का ट्रांसफर शांति से हुआ है। ये बात भी सही है। तो फिर इतने सारे सवाल हैं, शक है, आरोप है, भरोसा कैसे मजबूत हो? कुमार भारत के विश्लेषण में कुछ समाधान, कुछ सुझाव दिए गए हैं। हाँ, कुछ बहुत ठोस और प्रैक्टिकल सुझाव हैं। पहला, वोटर लिस्ट को पब्लिक किया जाए, ऑनलाइन हो और ऐसे फॉर्मेट में जिसे मशीनें पढ़ सकें, ताकि कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर या संस्था उसकी जांच कर सके। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। दूसरा, पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज कम से कम 6 से 12 महीने तक संभाल कर रखी जाए और ये साफ हो कि उसे कौन कैसे देख सकता है। ये भी जरूरी है। तीसरा, हर बूथ का फॉर्म 17 होता है जिसमें कुल कितने वोट पड़े उसका हिसाब होता है, उसे स्कैन करके ऑनलाइन पब्लिक पोर्टल पर डाला जाए। अच्छा, ताकि वोटों की गिनती में कोई हेरफेर ना हो सके। जी। चौथा, अगर वोटर लिस्ट से कोई नाम हटाया जाता है या जोड़ा जाता है तो उसका स्पष्ट कारण दर्ज होना चाहिए। ये हाउस नंबर 0 जैसी गड़बड़ियां न हो। और पार्टियों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। हाँ बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि पार्टियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। हर बूथ पर अपने एजेंट तैनात करें। सिर्फ बयान देने के बजाय अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो सबूतों के साथ कानूनी रास्ता अपना। सही है। तो मतलब इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि हमारे लोकतंत्र की सेहत, हमारे वोटों की सुरक्षा, ये सिर्फ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सब की मिलीजुली जिम्मेदारी है, नागरिकों की, राजनीतिक दलों की और हाँ, आयोग की भी। एकदम सही कहा। सिस्टम पर सवाल उठाना, पारदर्शिता की मांग करना, ये सब जरूरी है, पर साथ ही खुद भी जागरूक रहना और इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना ये भी उतना ही जरूरी है। कुमार भारत का विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है। शायद सोचने वाली बात यही है कि असली आजादी सिर्फ वोट डालने भर में नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर लगातार जागरूक और सक्रिय रहने में है। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा चुनावी प्रक्रिया और उससे जुड़े सवालों पर। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। अगली चर्चा में आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।